हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन पढ़ने वाले हैं नई यूनिट और वो है वेक्टर। वेक्टर को लेकर के एक सवाल तो सीधा सीधा आता है। वैसे वेक्टर पूरी फिजिक्स में बिखरा हुआ है, मतलब वेक्टर का जो टॉपिक है ना, वो बहुत सारे सवालों को प्रभावित करता है। चलो आओ, टाइम ना खराब करते हुए आप फटाफट आ जाइए। ये कुछ थ्योरी के कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आपको पहले से आने चाहिए। सही बात है ना, क्योंकि अपना काम है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। देखो, पहला पॉइंट है सदिश योग को बताता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ध्यान दें, साधारण योग अलग चीज है, सदिश योग अलग चीज है। साधारण योग में 10 प्लस 10 20 होता है, पर सदिश योग में 10 और 10 20 हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर कितना होगा, 0 से लेकर के 20 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां दिशा का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक, चलो, तो यहां ये सदिश योग है और इसका जो मोड लिया जाता है, परिमाण लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, वो लेते हैं अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा समांतर चतुर्भुज के नियम से। इसमें खास बात यह है कि यदि ए का परिमाण बराबर हो बी के परिमाण के बराबर हो एक्स के, तो आर का जो मान होगा वो होगा 2x cos थीटा बाई 2। हां, ये सोल्व करने के बाद ऐसा आता है, यदि ए का परिमाण बराबर हो बी के परिमाण के, यानी कि दोनों सदिशों की लंबाई बराबर हो, यूं समझो मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसे केस में आर का मान कुछ ऐसे लिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट, अगर ए बराबर बी बराबर आर हो, ए का परिमाण बराबर है बी के परिमाण के बराबर है आर के परिमाण के, तो ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। इसको मैं 120 डिग्री की ट्रिक भी बोलता हूं। वो क्या है आगे बात करेंगे अगर कहीं जगह मिली तो। फिलहाल तो ये देखो कि इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर है और इनका परिमाण फिर आर के बराबर है, यानी कि आर का मान भी इनके परिमाण के बराबर है, तो ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री होगा। यूं समझो यही 120 डिग्री की ट्रिक है और ये अंगुलियों पर होनी चाहिए। सवाल वहां देख के लगेगा कि ये न्यूमेरिकल है, वास्तव में वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, एक तरीके से इस थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे वो कहता है कि दो बल हैं और दोनों का परिमाण बराबर है, एफ है, उनका रिजल्ट भी एफ ही आ रहा है, तो दोनों के बीच में कोण क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। और क्या कहेगा, दो बल हैं और दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण है और उनका परिमाण एफ है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, आर क्या होगा, वो भी एफ ही होगा। कुछ ऐसा था। ठीक, और ये बात आपको पहले से आनी चाहिए। देखो, अपना काम न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जो कि आगे स्टार्ट होगा। और देखो यहां इस आर का मान, इस आर का मैग्नीट्यूड कहां से लेकर कहां तक बदल सकता है वो देखो। तो इस आर की वैल्यू ए प्लस बी से तो कम और ए माइनस बी से ज्यादा रहेगी, हां बराबर भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी 10 और 10 का एग्जांपल दिया कि 10 और 10 का साधारण योग तो 20 होगा, पर सदिश योग 0 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, और 0 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब ए का मान 10 हो, बी का मान 10 हो, तो आर के संभावित मान क्या होंगे, 10 माइनस 10 0, 10 प्लस 10 20, ज्यादा से ज्यादा 20, कम से कम 0, तो 0 से लेकर के 20 तक कुछ भी हो सकता है आर का मान। ये वाला जो मान आता है, जो वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू होती है और ये वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओ भाई, मिनिमम वैल्यू तब होती है जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है, मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, और ये सारी बातें हमें थ्योरी से पता लगती है। ये सदिश योग, अब ये है सदिशों का घटाना या सदिशों का व्यवकलन। ऐसा है सर, इसको मैंने आर डैश दे दिया कि यार उसको आर दे रहे हो तो उसको आर डैश दो। तो यहां ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मोड होगा ना, यानी कि जो आर डैश का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो लिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट। देखो यहां क्या आ रहा है, प्लस, और यहां क्या ले लिया, माइनस। और फिर यहां जैसे वहां लिखा वैसे यहां लिखना है। यदि a बराबर हो बी के बराबर हो x के,
यानी कि ए की लंबाई बी की लंबाई के बराबर है और वो एक्स है, समझो ए की वैल्यू बी के बराबर है और एक्स है। तो यहां आर डैश का मतलब क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड है, वो कितना होगा 2x साइन थीटा बाई 2। ध्यान दें योग में तो कोस आता है, घटाने पर साइन आता है। और यहां अगर ए का परिमाण बराबर है बी के परिमाण के बराबर है आर डैश के, तो इनके बीच का कोण क्या होगा 60 डिग्री। सर वो कैसे पता लगा, ये देखो अगर ए बराबर बी बराबर एक्स बराबर आर डैश बराबर, तो मैं यहां भी एक्स रख दूंगा, एक्स से एक्स चला जाएगा, वो दो उधर चला जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 बराबर साइन थीटा बाई 2, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 30 डिग्री का मान थीटा बाई 2 के बराबर है, तो थीटा का मान 60 डिग्री। ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है। अब पता है तो बहुत बढ़िया। देखो अब तो यहां ये बात बोल दी गई है, इसमें भी आप ऐसा ही सोल्व कर सकते थे, यहां मैंने बोला नहीं ए बराबर बी बराबर एक्स बराबर, तो ऐसा हम लिख रहे हैं, और फिर नीचे मैंने बोला है ए बराबर बी बराबर आर हो तो थीटा का मान 120। पता है कैसे, यहां आर का मान एक्स रख दो, एक्स से एक्स चला जाएगा, 1/2 रहेगा, और 1/2 कॉस थीटा बाई 2, और यकीन करो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री बराबर कॉस थीटा बाई 2, यानी कि थीटा बाई 2 का मान 60 डिग्री के बराबर हुआ, तो थीटा का मान 120 हुआ। दूसरी बात, सारी बातें आपके सामने हैं, आप खुद सोचो। ओके, स्पीड ज्यादा है मेरी तो ज्यादा अब ये जरूरी है परिस्थितियों को देखते हुए। इधर देखो, ये है डॉट प्रोडक्ट को बताता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि को बताता है। ये आर यहां अदिश है यानी कि स्केलर है, और वास्तव में इसको हल करने पर हमें लेना होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। फिर ये आता है सदिश गुणनफल, ए क्रॉस बी बराबर आर वेक्टर, आज यहां ये सदिश होगा, मतलब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है, मतलब इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा नहीं होगी। और इस आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए बी साइन थीटा, पर क्योंकि ये तो परिमाण ही हुआ और इसकी दिशा भी होती है, इसलिए हम यहां एन कैप रख देते हैं, जो कि आर वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। मतलब आर वेक्टर का ये परिमाण और ये दिशा। और एक अच्छी बात, ये आर वेक्टर ए के भी लंबवत होता है, ये आर वेक्टर बी के भी लंबवत होता है, मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबवत होती है, हमेशा, चाहे ए और बी के बीच का कोण कुछ भी हो, 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर तो यार ये खुद ही 0 हो जाएगा। इनके अलावा चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, आर वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी के भी परपेंडिकुलर, लिख दिया मैंने यहां। और सुनो, ऐसा थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हमेशा ही आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 होगा, हमेशा ही आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, और दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका अदिश गुणनफल 0 इसीलिए होता है कि अदिश गुणनफल को जब सोल्व करते हैं तो यहां कोस आता है, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर दो सदिश लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण हो, थीटा का मान 90 हो, तो कोस 90 का मान 0 होगा और इसका मान 0 आएगा। तो थोड़ी सी बात यह हमें पता होनी चाहिए, ये सदिश योग, ये सदिशों का घटाना, ये अदिश गुणनफल, ये सदिश गुणनफल। तो सदिश का एक निचोड़ तो हमारे सामने आ गया है। अब बढ़ते हैं अपन सवालों की ओर। ठीक है, थैंक यू। आइए सर, पहला सवाल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड के, तो थीटा ए बी का मान बताओ। मतलब दो सदिशों का सदिश योग, एक मिनट माइनस
माइनस, अरे वो तो सेम ही लिख दिया था। वो कहता है यदि दो सदिशों के सदिश योग का परिमाण उनके व्यवकलन सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो ए और बी के बीच का कोण बताओ। एक सवाल ये। दूसरा, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण अदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर हो तो ए और बी के बीच का कोण बताओ। आओ हल करते हैं। इधर देखो कितना आसान है, मतलब अपनी क्लास अब स्टार्ट हुई है। अब तक अपन ने एक जानकारी ली, प्रस्तावना पढ़ी, यूं समझो वेक्टर को लेकर के। अब आप ध्यान दीजिए, बस जैसा दिया गया है वैसा सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के मैग्नीट्यूड के। इसे लिखने का तरीका यार अभी अभी पढ़ के आए हैं, वो प्रस्तावना इसीलिए पढ़ी गई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका रूट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और इसका रूट। अभी अभी वो प्रस्तावना इसीलिए पढ़ी गई कि इसे हम ऐसा लिखते हैं। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट को रूट उड़ा देगा, यूं समझ लो आप। तो रूट से रूट चला गया। वैसे जाने को तो ए बी को भी भेज सकते हैं, पर जगह दिख रही है मेरे को इसलिए मैं और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। प्लस में 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये जो माइनस वाला है इधर आएगा और ये मिल करके 4ab cos थीटा बराबर 0 बनाएगा। बिल्कुल 0 बनाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं cos थीटा बराबर 0 बटा 4ab। अब 0 में 4ab का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब हमें cos थीटा बराबर 0 मिल रहा है। हमें एक टेबल पता होनी चाहिए ये कोण वाली, तो वहां cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। सर ये हमारा आंसर है। हाँ, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, और 90 डिग्री के अलावा पाई बटा 2 रेडियन भी कहते हैं इसको। तो हमें वहां 90 डिग्री मिल सकता है और हमें पाई बाई 2 मिल सकता है। चलो इधर आओ। सर ये कहां से आया पाई बाई 2? आप तो इतना याद रखना कि पाई है ना वो तुल्य होता है 180 डिग्री के, यूं समझ लो आप, क्योंकि 2 पाई 360 डिग्री के तुल्य है। तो आप इतना समझो। इधर आओ। अब पहले सवाल का आंसर आ चुका है, अब दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। देखो आपने सवाल या तो लिख लिया होगा या आप लिख लेना, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ओ तेरी, रहने दो भी। अब हम इसे हल करने जा रहे हैं। वो सवाल अलग, ये अलग। इसे लिखने का क्या तरीका था, अभी अभी प्रस्तावना इसीलिए पढ़ी गई है कि आप इनका जवाब दे सको। यह आएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि परिमाण दिया गया है तो डायरेक्शन की बात हम भी नहीं करेंगे। फिर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए से ए चला गया, बी से बी चला गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बच गया। कॉस थीटा का भाग इसमें दे दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 आएगा। वो कैसे भी कर लो आप, जो आपको ठीक लगता है। आपको लगता है कि सर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ रहा है तो थीटा 45 डिग्री हो गया ना, हाँ तो लिखो ना, आंसर भी 45 आएगा। पर चलो और आगे सोल्व करें तो इधर भी कोस का भाग दिया, इधर भी कोस का भाग दिया, इधर तो साइन बटा कोस रह गया, इधर 1 आ गया। और साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम कहते हैं टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर 1 है, मतलब थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री होगा सर। थीटा 45 होगा, यानी कि रेडियन में मैं बात करूं, यही देखो पाई का मान 180,
पाई बटा 2 हो तो 90 डिग्री, पाई बटा 4 हो तो 45 डिग्री, ऐसे पाई बटा 3 हो तो 60 डिग्री, ऐसे हमें पता होना चाहिए। तो यहां ये पाई बटा 4 रेडियन में। ठीक है, तो ये 2 सवाल हुए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के परिमाण के। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण इनमें से क्या होगा? ये पूछा गया था। ये सर, ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आरपीएससी 2022 में पूछा है, ये सेकंड ग्रेड के पेपर में। हाँ यार, इससे कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो ये तो बाद में सोल्व होगा, पहले ये पता करो ऊपर वाले से कि कोण कितना है। बिल्कुल। एक चीज और बताऊं, मैं थोड़ा सा मैं वापस जाऊंगा। तो बोर्ड का फायदा लो ना यार, जब आगे जा सकते हैं पीछे आ सकते हैं तो फायदा लीजिए ना। यहां ये जो वैल्यू हमारे को मिली वास्तव में ये 45 यानी कि 45 डिग्री मिली। यहां पता है क्या कह सकता है? इधर वो √3 दे देगा, फिर बोलेगा ए और बी के बीच का एंगल बताओ। यहां √3 दे देगा, इधर 4 और 3 दे देगा, तो वो 53 डिग्री 37 डिग्री के ये कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहां अलग अलग वैल्यू देकर के हमसे वो इस सवाल के कई रूप पेश कर सकता है हमारे सामने। सर एक बात देखिए, पेश करके बताइए। चलो ठीक है, देखो इससे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, अब कुछ और ले रहा हूं। मैं यहां √3 ले रहा हूं, तो फिर मानो मेरी बात यहां भी √3 होगा, तो फिर मानो मेरी बात यहां भी √3 होगा। आप मानो मेरी बात यहां भी √3 होगा, मानो मेरी बात यहां भी √3 होगा, और tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान आज 60 डिग्री होगा। यहां ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री को और हम क्या कह सकते हैं? 60 डिग्री को हम पाई बटा 3 रेडियन कह सकते हैं। देखो ऐसे आ गया। अच्छा और भी कुछ बता रहे थे सर आप? बिल्कुल, मैं इस √3 को यहां ले जाता तो फिर √3 इधर रहता, इधर आएगा तो वो 1/√3 होता। समझो बात को? बिल्कुल ले लेता हूं मैं, फायदा लीजिए ना यार। आप वीडियो को रोक करके इसे अलग सवाल के रूप में उतार सकते हो। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि √3 इधर ले लिया, तो अगर इधर है तो यकीन करो ये आएगा 1/√3। अरे समझो, यहां एक तो है ही, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, और tan थीटा बराबर 1/√3 अगर है तो थीटा का मान 30 डिग्री होता है सर, और थीटा का मान 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री का मतलब है π/6 रेडियन। एक सवाल ये बन गया। बिल्कुल, वीडियो को रोको, इसे अलग तरीके से उतार सकते हो। बाकी समझो, ये यार √3 है, इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, √3 बोलना भाई, और हम ऐसा समझ सकते हैं। चलो सर कुछ और भी बता रहे थे। बिल्कुल, वो क्या बता रहे थे? हटना भाई, आप भी हटो यहां से। अपन एक बार मूल सवाल में आते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा कि यहां वो दे देगा 4 और यहां दे देगा 3, तो फिर हम कैसे हल करेंगे? तो फिर आप ऐसे हल करना, यहां 4 रहेगा, यहां 3 रहेगा, फिर आप ऐसे हल करना, ये 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, और थीटा का मान 53 डिग्री होगा। अभी आप खुद सोचना कि 53 डिग्री कैसे हुआ, और यहां थीटा बराबर बोला ना 53 डिग्री आएगा। तुम हटो, रेडियन में हमें जरूरत नहीं है। सर कैसे आएगा? थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, और थोड़ा सा हिंट ये है
ये अगर 3 है, ये 90 डिग्री है, ये 4 है, तो ये क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। ऐसा होगा? अगर ये 3x हो, ये 4x हो और ये 5x हो, तो कुछ ऐसा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यूं समझो ये समंदर मंथन से मिली हुई एक बात है। ये वाला जो एंगल होता है, 5 को यहां रख दो, 3 को यहां रख दो, 53 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल है वो 37 डिग्री का होगा। ये बात हमें आनी चाहिए। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं सवाल की ओर। आइए सर, अब हमें सवाल दिया गया है कि सदिश गुणनफल का परिमाण और कुछ अदिश गुणनफल का परिमाण √3 ऐसा दिया गया है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड क्या होगा? ऑप्शन ऐसा। और ये आरपीएससी के एग्जाम में 2022 वाले में पूछ चुका है। अब हम कैसे हल करें? क्या यार, बहुत सरल, बहुत आसान। आइए, पहले तो इस ऊपर वाले से एंगल पता करना होगा और फिर वो हमें यहां रखना होगा। बताता हूं भाई। पूछा क्या है हमसे? सर हमसे तो ये पूछा है, तो जो पूछा है ना पहले तो वो लिख लो यार आप। लो सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर होता क्या है वो लिखो यार। हाँ लिख रहे हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसका रूट। ऐसा हम जानते हैं। अब ये पूछा है और ऐसे ऑप्शन दे रखे तो हम फटाफट यहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा और इस साला कोस थीटा तो यहां है ही नहीं। अब कोस थीटा नहीं है तो वो कहां से पता करना पड़ेगा? ओहो, उसके लिए कुछ हिंट दिया है उसने भाई। और इससे हमें ये पता लग रहा है कि थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। पिछला सवाल हल किया हमने ऐसा। ठीक है, आओ अब ये थीटा का मान आप यहां रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 60 डिग्री और फिर इसका रूट। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का मान 1/2 होता है। आप इसे ऐसे रखिए। आगे बढ़ते हैं। cos 60 का मान 1/2 हो गया, 2 से 2 चला गया यार। इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और इसका रूट। और सर हमारा यही आंसर है। पिछली वैकेंसी में पूछा हुआ सवाल है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ू मैं। ओके, चौथा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है भाई। आज के जमाने का, मतलब एआई का जमाने का, मॉडर्न जमाने का, इस नए युग का एक बढ़िया सवाल। आओ देखो क्या बोलता है। दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश प्राप्त होता है तो ज्ञात करो। कहता है एकांक सदिश। हाँ देखो, एकांक सदिश क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वही एकांक सदिश है सर जिसको अपन कैप से दर्शाते हैं, और वास्तव में इसका जो परिमाण आता है वो हमेशा 1 आता है। वास्तव में इसे लिखने का तरीका होता है एकांक सदिश बराबर सदिश अपॉन सदिश का मोड। इसे हम एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इसका मोड 1 आता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं मैं इसे। अब देखो, दो एकांक सदिशों का परिणामी मतलब रिजल्टेंट, वो जो आर वेक्टर था ना प्लस में, वो रिजल्टेंट बोलते हैं। दो इकाई सदिशों का रिजल्टेंट या परिणामी भी इकाई सदिश यानी कि एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो इतनी सारी चीजें पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? इनके अंतर का परिमाण, मतलब इनका अंतर, व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन, उसका मैग्नीट्यूड। इनके अदिश गुणनफल का परिमाण, डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया। और इनके सदिश गुणनफल का परिमाण मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया। प्रस्तावना में डॉट क्रॉस इनके सूत्र हम पढ़ के आए हैं। अच्छी बात है। पता है इस सवाल को और कैसे बोल सकता है वो? संकेत तुम्हें अगर बोले तो वो संकेत तुम्हें ऐसे बोल सकता है। वो कहता है ए कैप प्लस बी कैप बराबर आर कैप। पता है इसका क्या मतलब है? दो इकाई सदिश हैं,
इनका सदिश योग भी एक इकाई सदिश प्राप्त होता है। ये टोपी लगना, कैप लगना यूनिट वेक्टर को बताता है। तो कह रहा है दो इकाई सदिशों का रिजल्ट भी इकाई सदिश मिलता है। तो देखो क्या कह रहा है, तो ज्ञात करो क्या इन इकाई सदिशों के अंतर का, घटाने का परिमाण पूछ रहा है, इनका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। और सुनो, इसे ये भी कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। तो बोल रहा है, पर वो ये कह रहा है कि इसका मान भी एक है, इसकी लंबाई भी एक है, इसका परिमाण भी एक है, ऐसे कह रहा है वो। और ये कहने के बाद हमें पूछ रहा है कि तुम बताओ, तो बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड क्या होगा, जबकि इसका परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। जीरो नहीं आएगा, जीरो मत कर देना। साधारण घटाना अलग चीज, सदिश का घटना अलग चीज। ठीक उसी प्रकार जैसे साधारण जो योग है वो अलग बात है, सदिश योग है वो अलग बात है। ठीक है, और क्या पूछा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण, और क्या पूछा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। देखो इस सवाल को वो इतने तरीके से पूछ सकता है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो थ्योरेटिकल है, ये जो लिखा हुआ है वो इकाई सदिश को बोल करके बोला है, और यहां सदिश बोला है पर नीचे कह दिया कि भाई देखो तीनों की वैल्यू बराबर है और उनकी वैल्यू एक एक है। तो हम समझ गए यार, ये भी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और क्या क्या पूछ सकता है, तीन तो ये, एक मैं पूछूंगा, बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ये बताओ। यानी कि आज ऐसे केस में थीटा ए बी का मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ओ भाई क्या हो रहा है, 120 होगा। अभी पढ़ के आए 120 डिग्री की ट्रिक, और अंगुलियों पर होनी चाहिए हमें। मतलब इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सर जरा दोबारा बता दो, किस चीज के लिए पेन ना उठाएं। दो सदिशों का परिमाण बराबर है और इनका परिणामी भी किसी एक सदिश के बराबर ही प्राप्त हो रहा है, तो इनके बीच का कोण 120 डिग्री। इसको उल्टा भी कहते हैं, दो सदिश जिनका परिमाण बराबर है, इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्ट कितना मिलेगा, किसी एक के बराबर मिलेगा। इसी को मैं 120 डिग्री की ट्रिक के नाम से बाकायदा लिखवा देता हूं, तो आप भी लिख लेना। और फिर ये एबीसीडी बन गई हमारे लिए। ठीक है, तो भाई देखो पहले तो उसने बोल करके लिखवा दिया सवाल, दो एकांक सदिशों का परिणामी भी इकाई सदिश प्राप्त होता है, तो फिर इनके अंतर का परिमाण, अदिश गुणनफल का परिमाण, सदिश गुणनफल का परिमाण बताओ। इसको अगर वो ऐसे साइन के रूप में बताए तो ऐसा कह सकता है यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर बराबर भी यूनिट वेक्टर। तो फिर इनके व्यवकलन, सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऐसा ऐसा, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताओ। या फिर वो ऐसे कहेगा दो सदिशों का रिजल्ट आर, तीनों की वैल्यू बराबर, तो पूछेगा ए और बी के बीच का कोण बताओ, पूछेगा इनका अंतर कितना। सर 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 ये सवाल ये ऊपर वाला, ये फर्स्ट वाला, ये पूछ चुका है आरपीएससी 2025 फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, ऐसा है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आप वीडियो को पॉज करो और एक बार कोशिश करो। बिल्कुल, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, ये देखो आप, इस सवाल का हल कुछ मैंने ऐसे बता रखा है कि भैया ए कैप प्लस बी कैप बराबर आर कैप। इसको क्या बोल सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, और मैग्नीट्यूड 1 1 1। तो ए और बी के बीच का कोण कितना, 120 डिग्री हमें आना चाहिए। हम हल भी कर सकते हैं, कहां से, जो प्रस्तावना लिखी है ना वहां से हल करके आ सकते हो आप, बताया भी था मैंने। तो पहले तो पूछा इनके अंतर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका परिमाण एक, इसका परिमाण एक, पता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और फिर उसका रूट। यार देखो इसका परिमाण एक, तो एक का होल स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना 120।
ये एक आएगा, ये एक आएगा, -2 आएगा। कोस 120 का मान, कोस 120 डिग्री का मान माइनस में 1/2 होता है, तो हम -1/2 लिखेंगे। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 + 1 + 1 और इसका रूट, और इसका आंसर √3। सर यही सवाल कब पूछा था? ये कहां बताऊं यार, आरपीएससी 2025 और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया, सीधा सीधा आया। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको ज्ञात करने के, पर अभी तो यार जो है उसी में सब्र करो। ठीक है, इधर आओ, फिर क्या पूछ लिया? अदिश गुणनफल का परिमाण बताओ। वैसे पूछ लेता कि अदिश गुणनफल ही बताओ, तो देखो कितना होगा। A.B क्या होता है? AB cos थीटा, ऐसा होता है। तो देखो, मतलब आप यूं लिया हो यार, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। यहां A कैप और B कैप, इसका मतलब है कि इसका परिमाण एक, इसका परिमाण एक, मैग्नीट्यूड एक, तो यहां एक, यहां एक, और थीटा का मान 120। तो इसको हल करोगे, 1 1 और इसका मान -1/2, पर वो परिमाण पूछ रहा है तो इसका आंसर 1/2 आएगा। परिमाण में माइनस को नहीं लेते, बात यह है। ठीक, फिर पूछ लिया कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट, इसका परिमाण बताओ। इसको जब लिखते हैं, क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं, तो फिर यहां वही लिखेंगे हम, क्या? ए बी साइन थीटा, थीटा का मान 120। सर सॉल्व करने पर आंसर ये आएगा। ऐसे अनंत प्रकार के सवाल बना सकता है वो, अनंत प्रकार के सवाल बना सकता है। और कैसे सवाल बनेंगे सर, बताओ देखें। खैर अभी तो इसी पे फोकस करो, ठीक है। और वही वाली बात, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। बाकी आज यार वो एक 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 बोला है, कल वो क्या बोलेगा? कल इसे 4 कह देगा, इसे 3 कह देगा, इसको 5 कह देगा। और यकीन करो, सॉल्व करने पर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण आएगा, बस थीटा का मान बदल जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा गया, बिल्कुल बोल तो देता हूं मैं। सर कल को वो ये कहेगा इसका मान 4 है, इसका मान 3 है, पर इसका मान 1 आ रहा है। पता है आज ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सर वो कैसे? 3 और 4, इसका ज्यादा से ज्यादा मान होता है 7, और वो तब आएगा जब कोण 0 डिग्री होगा, और इनका कम से कम मान है 1, और ये तब होता है जब 180 डिग्री का कोण होता है। ऐसा दे देगा, फिर सारी कहानी पूछ लेगा, ओ भैया तू हट यार, आज 120 नहीं है। ऐसे केस में ए और बी के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, और जगह जगह 180 डिग्री 180 डिग्री रख करके सारे मान पूछ लेगा आपसे। और ऐसा पूछा भी, ऐसा पूछा आरपीएससी 2022 में। आओ देखो बताता हूं, अगला सवाल मिलेगा हमें ऐसा। ये आ गया, वो कहता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और वो ये भी कहता है ए का मान 4, बी का मान 3 और आर का मान कितना है? 1। उसमें यूं था कि 4 और 3 परिमाण के दो सदिशों का परिणामी 1 प्राप्त होता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी कि इनके सदिश गुणनफल का परिमाण क्या होगा? आरपीएससी 2022 और फर्स्ट ग्रेड का पेपर। हां, उसमें क्या था बता देता हूं। 4 तथा 3 परिमाण वाले दो सदिशों का रिजल्ट परिणामी 1 प्राप्त होता है, तो इनके सदिश गुणनफल का परिमाण बताओ। तो मतलब वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, वो कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर, वो कह रहा है ये 4, वो कहता है ये 3 और ये 1, ये 3 और ये 1। यार 4 और 3 का रिजल्ट 1 कब आएगा? ये इनका कम से कम मान है, पता है 4 और 3 का ज्यादा से ज्यादा मान कितना होगा? 7, कम से कम 1, और आज कितना आ रहा है? 1। ये कब होगा? जब 180 डिग्री का कोण होगा। सोचो सोचो यार,
ये 4 न्यूटन का तीर है, ये 3 न्यूटन का तीर है। इनका रिजल्ट 1 न्यूटन तभी आएगा जब इनके मध्य 180 डिग्री का कोण होगा। ये राम जी का तीर है, ये रावण का तीर है, और रिजल्ट 1 न्यूटन। राम जी अब भी भारी हैं। चलो आओ देखो, आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो पहले, और बताओ आंसर कितना है। चलो हम सब मिलके सॉल्व करते हैं। सर कुछ ऐसा दिया है, ए और बी के सदिश गुणनफल का परिमाण पूछ रहा है। बताता हूं, सदिश गुणनफल का परिमाण मतलब हमसे पूछा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण पूछ रहा है। तो सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो आता है वो लिख दो यार। सर हमें तो बस इतना आता है, ए बी साइन थीटा। सर हमें तो इतना आता है। हाँ तो बढ़िया है, ये आता है। तो ए का मान कितना दिया 4, बी का मान कितना दिया 3, और फिर ये साइन उत्तरी थीटा नहीं है तो कोई बात नहीं, थीटा ज्ञात करने के लिए कुछ तो इसने बोला ही है। ये बोला है ना कि इनका रिजल्ट 1 आ रहा है, और इनका रिजल्ट तब 1 आएगा जब इनके बीच में थीटा ए बी का मान 180 डिग्री होगा, और मैं यहां 180 डिग्री रखूंगा। और भैया इसका मान 12 तो ठीक है, पर इधर 0 होने से कंप्लीट आंसर कितना हुआ 0। इतनी क्या नेतागिरी करें यार, डायरेक्ट बोलो 0, और इसका आंसर तीसरा आएगा। आगे बढ़ते हैं, और सुनो क्या नहीं पूछ सकता था वो, वापस चलो। ये सारे मान पूछ सकता था वो। हाँ, उस सवाल में उनके बीच में कोण कितना है ये भी पूछ लेता, जो 180 डिग्री बताया। अंतर का परिमाण बताओ, अदिश गुणनफल का परिमाण बताओ, सदिश गुणनफल का परिमाण बताओ, कुछ भी तो पूछ सकता है वो। आइए सर, मैं बात कर रहा हूं छठे सवाल की। 3 न्यूटन तथा 7 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता। अच्छा सवाल है सर, इंपॉर्टेंट। कई बार मेडिकल एग्जाम में आया, कई बार ये जो पीईटी वगैरह के एग्जाम हुआ करते थे वहां कई बार आया, और ताजा ताजा की मैं बात करूं तो ये भी आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट में 2018 वाली वैकेंसी में पूछ लिया है। हाँ आइए सर, क्या कहता है, 3 न्यूटन तथा 7 न्यूटन का परिणामी नहीं हो सकता। आपके पास में दो बल हैं, दो सदिश हैं यार, जिनकी लंबाइयां 3 और 7 हैं। तो इन सदिशों का रिजल्ट क्या नहीं हो सकता? सोचो सोचो और जवाब दो। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि शायद ये तीसरा होगा, तीसरा नहीं होगा। पता है सर कैसे हल करना है? हमारे पास एक सदिश तो मान लो तुम ये 3, दूसरा सदिश मान लो तुम ये 7। पता है जो रिजल्टेंट होगा इसका ज्यादा से ज्यादा मान तो कितना होगा, 7 + 3 बराबर होगा 10। ज्यादा से ज्यादा मान। पता है इसका कम से कम मान कितना होगा परिमाण में, 7 - 3 बराबर 4 न्यूटन। यानी कि कम से कम 4 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा 10 न्यूटन। मतलब इनका रिजल्ट 4 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकता है। 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके 4.1 से लेकर के 9.999 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। 10 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से कम नहीं होगा। और तेरी ये नहीं होगा। चले आगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल देखो, कौन से युग्म का परिणामी शून्य नहीं हो सकता? आपको 3 सदिश देगा, ए बी सी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, ए बी आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 वेक्टर दिए हैं और इनकी लंबाइयां दी हैं, इनका परिमाण दिया है, इनका मैग्नीट्यूड दिया है। अब क्या कहता है कि कौन से युग्म का परिणामी शून्य नहीं हो सकता? मतलब इन सदिशों को आप चाहो जैसे सेट करो, जैसे लगाना है वैसे लगाओ, पर एक पेयर ऐसा है, एक युग्म ऐसा है, कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट 0 आ ही नहीं सकता। हाँ मतलब ये इसका दूसरा रूप,
कौन से युग्म के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहां आर लिया है मैंने तो आर ले लो, आर वेक्टर बराबर 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो लेकिन उनका रिजल्ट 0 हो ही नहीं सकता। तो सर कैसे पता करें, मैं बताता हूं किसका 0 नहीं होगा। पता है, इनमें से किसी एक को छुपा लिया करो, किसी भी एक को। चलो मैं इसको छुपा लेता हूं, सॉरी, अच्छा इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे, ओके इसको छुपा लो आप, और ये समझ लो आप, इसे छुपा लो। इधर ए और बी के परिमाण कितने हैं, 30 और 40। पता है इन दोनों का कम से कम मान कितना हो सकता है, 10, और ज्यादा से ज्यादा 70। अरे यार कम से कम तो हो जाएगा घटा के, ज्यादा से ज्यादा जोड़ के। कम से कम मान आ रहा है 10, ज्यादा से ज्यादा 70। मेरे हाथ के नीचे 10 से लेकर 70 तक अगर कोई राशि हो गई तो भैया इनका परिणामी शून्य हो सकता है। वो 50 है, बिल्कुल इसका तो परिणामी शून्य हो सकता है। एक ऑप्शन पक्का ही ऐसे सवालों में ये मिलता है, 10 10 10 20 20 20 30 30 30 ऐसे मिलता है। इसका परिणाम भी 0 हो जाएगा। कैसे, 20 और 20 का कम से कम मान तो कितना होगा, 0, ज्यादा से ज्यादा 10। मतलब इनका रिजल्ट 0 से लेकर के 40 तक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एंगल पर। यहां कितना है, 20, बिल्कुल इनका रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका रिजल्ट 20 और 20 का 20 प्राप्त हो सकता है 120 डिग्री पे, और उसके अपोजिट इसको लगा देना, 0 आ जाएगा। खैर ये सारी बातें करने का टाइम है ही नहीं, पक्का करते अपन अगर अपने पास में वक्त होता तो। आइए सर इसकी बात करो, इसे छुपा लो। 20 और 40 का कम से कम मान तो है 20, ज्यादा ज्यादा आएगा 60। मेरे हाथ के नीचे 20 से लेकर के 60 तक कोई राशि हुई तो रिजल्ट 0 हो सकता है, पर अगर 20 से कम है या 60 से ज्यादा है तो रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। यहां 80 लिखा हुआ था सर, 80 लिखा हुआ था, इसका रिजल्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो इनका रिजल्ट 0 मिल ही नहीं सकता। अरे भाई ये दोनों के दोनों मिलके भी 60 ही बनाएंगे, इसे मारने के लिए 80 तो चाहिए ना, मतलब कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते आप इसे। सर इसकी बात करें, हो जाएगा, चिंता मत करो। कैसे, 6 और 7 का कम से कम मान 1, ज्यादा से ज्यादा 13। यहां 1 से लेकर के 13 तक अगर कोई राशि हो तो परिणामी 0 हो सकता है। 8 है, बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो आप इसे याद रखिए। लेकिन सर ये तो ठीक है, इसे कागज पर कैसे उतारें, समझो हमारा आंसर हो गया ये, इसे कागज पर कैसे उतारें। तो कागज पर मैं उतार रहा हूं, लो तीसरा वाला ये है ना, और जो बात मैंने इसके लिए बोली है आप किसी के लिए भी देख लेना, सबके लिए आंसर हमारा तीसरा ही आएगा। समझो, आप इसे ट्रिक समझो, आप इसे नोट समझो, कुछ भी है, और वो क्या है कि यहां आर का मान ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आर का मान कुछ ऐसा होता है, मतलब जो युग्म इस नियम का पालन नहीं करता उसका परिणामी शून्य, एक मिनट वापस ही लिया, इसे मैं हटा देता हूं। जो युग्म इस नियम का पालन नहीं करता उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। लो आगे तक जोड़ दो सर इसे, ठीक है। अगर कागज पे उतारना चाहते हो तो भाई इन तीन में से किसी एक का, चलो आर ले लिया हमने, उसका मान कहां से कहां तक बदल सकता है, यहां से लेकर यहां तक बदल सकता है, कम से कम ये, ज्यादा से ज्यादा ये। अगर कोई युग्म इसका पालन नहीं कर रहा तो कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ो। आठवां पॉइंट कहता है कि सदिश ए और सदिश बी दे रखा है, ए डॉट बी, ए लंबवत हो, ए लंबवत है बी के, तो अल्फा का मान बताओ। दोबारा सुनो, कहता है सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस अल्फा j कैप माइनस 3k कैप। फिर कहता है ए लंबवत है बी के, तो अल्फा का मान बताओ। अब देखो कैसे सोल्व करें, आसान। ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, पर हम इसे कैसे सोल्व करें। देखो कुछ बातें हमें थ्योरेटिकल ये पता होनी चाहिए। ओरिजिन पॉइंट ये x दिशा है, ये y दिशा है, ये z दिशा है। x दिशा की, x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप, ये j कैप और ये है k कैप। मतलब i कैप, j कैप और k कैप क्या होते हैं, x y z की दिशा में इकाई सदिश होते हैं, और इनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो पता है एक चीज, खैर आपको मालूम होगा, यहां ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के 1 होगा। लेकिन आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा। सर एक बार ये भी बता दोगे कैसे होगा? वैसे तो मत पूछो, ज्यादा बढ़िया है, पर हमें पता है कि ए डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यहां ये आई कैप डॉट आई कैप, तो परिमाण एक और इनके बीच में कोण 0 डिग्री, कॉस 0 का मान भी 1, तो आंसर कितना आया 1। सर ये 0 क्यों होता है? वही आई डॉट जे कैप, परिमाण एक इनके बीच में कोण 90 डिग्री का, तो कॉस 90, और इसका आंसर कितना आएगा 0। मैं ये कहना चाह रहा हूं डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है जब हम कभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो। पर इसकी यहां कहां जरूरत पड़ रही है बताता हूं। अब इस सवाल को पढ़ो, वो तो एक छोटी मोटी बातें थी, समझो प्रस्तावना का सेकंड पॉइंट। अब यहां ये वो कहता है ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं, तो अल्फा का मान क्या होगा? सुनो, अगर ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यहां ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आएगा। इस पे सवाल आ सकता है हमारे, आ भी चुका है, हाँ पिछली बार भी आया है, मेरे हिसाब से शायद ये लगातार 2 साल तक आया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। तो अब देखो, अब ए डॉट बी की बात करूं, यहां आई को आई से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आ गया, फिर प्लस लगाएंगे, 4 को माइनस एल्फा से गुणा करने पर माइनस में 4 एल्फा आ गया, फिर प्लस तो लगाना है ही, -1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3 आएगा, चिंता ही ना करो आप, और बराबर क्या करना है 0। कितना आसान है यार। अरे डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई रिजल्ट देता है, आई डॉट जे रिजल्ट नहीं देता है, 0 आ जाता है, आई डॉट के रिजल्ट नहीं देता है, 0 आ जाता है। तो वास्तव में हमने ऐसे सोल्व किया, तो ये 9 आ गया, माइनस में 4 एल्फा आ गया, प्लस में 3 आ गया, बराबर 0। 9 और 3 कितने हो गए 12, बराबर 4 एल्फा। तो यकीन करो एल्फा बराबर 12/4 बराबर 3 आया। अगर 3 ऑप्शन अगर होता तो हम उसको टिक कर देते, यही हमारा आंसर होगा। सर आगे बढ़ता हूं, क्या हुआ सर? अब ये 9 और 10 ये सच में मैंने होमवर्क के रूप में आपके लिए छोड़ा है, आप घर पे सोल्व करें दोनों सवालों को, अगली क्लास में इसका जिक्र कर सकते हैं हम, पर इनको आप छोड़ के मत जाना, जब एग्जाम में आप जाओ इनको छोड़ के मत जाना। क्या है देखो, ऐसे सवाल पूछे भी जा चुके हैं, बस ये नीचे वाला नहीं पूछा, तो कोई सवाल तो ऐसा भी होता है जो कभी ना कभी तो नया बनता ही है, नया आता ही है। ये ऊपर वाला तो कहता है कि ये सदिश है
तो सदिश का इस वाले सदिश की दिशा में घटक यानी कि कंपोनेंट, प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ज्ञात करो। सोचो सोचो क्या होगा। दूसरा सवाल, एक सदिश ये दे दिया, एक सदिश ये दे दिया, और क्या बोल रहा है, सदिश ये तथा सदिश ये के लंबवत एकांक सदिश का मान ज्ञात करो। के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। सर सवाल ही समझ में नहीं आया। चलो ठीक है ही ऐसे सवाल। आज वैसे टाइम ज्यादा हो गया तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, अपन इनको होमवर्क के रूप में देंगे। दोबारा सुनो क्या कह रहा है। इसे आप ए वेक्टर समझ लेना, इसको आप बी वेक्टर समझ लेना, और क्या कह रहा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक ज्ञात करो। सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर की दिशा में घटक, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। और नीचे वाला क्या है, एक सदिश ये, एक सदिश ये, और कहता है इसे भी कह दो आप ए वेक्टर, इसे भी कह दो बी वेक्टर। अब क्या कहेगा, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मान ज्ञात करो। सदिश तथा सदिश के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर एकांक सदिश का मान ज्ञात करो। सर कोई हिंट तो दो। हिंट भाई इतना है, देखो इसको ए वेक्टर माना, इसको बी वेक्टर माना। पहले तो मुझे ये बता दो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत मतलब दोनों के लंबवत कौन होगा। अरे सर शायद ये आर वेक्टर इन दोनों के लंबवत होगा। बिल्कुल, ये आर वेक्टर ए और बी दोनों के लंबवत होगा, पर उसने आर वेक्टर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि लंबवत इकाई सदिश का मान बताओ। यानी कि आर वेक्टर नहीं पूछ रहा, तो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, और वो आर कैप यानी कि आर का यूनिट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर हम यहां से याद करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।